अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां बहुत से मसाइल का सामना है, वहां पर एक दरीना मसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करना और उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लाहे अमल उन्होंने माजी में मुरतब किया, आया वो सही था या गलत था? आज तक तहरीक इंसाफ में सही मायनों में इसके ऊपर एक पॉइंट और एक नुक्ते के ऊपर यकसुई देखने को नहीं मिल सकी, और इसकी मिसाल शायद आज हमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिली, जहां पर मखसूस नशिस्तों का जो केस था ज़ेर समाअत था और जिस किस्म के रिमार्क्स मुख्तलिफ जजेस की तरफ से आए, खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए, उससे लगता यह है कि दिलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के कुछ और है, लेकिन बकौल सलमान अकरम राजा साहब के कि उनको दिमाग से दलाइल देने हैं, उससे वाज़ेह ये होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हवाले से गलती भी हुई है। लेकिन इस गलती का जो भी नतीजा रहा हो, अब ये तो एक फैसला बड़ा क्लियर मौजूद है कि पीटीआई को वो नशिस्तें हर सूरत में चाहिए, आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रहते हुए या फिर इससे अलहदगी इख्तियार करते हुए। यकीनन ये केस जब अपने अंजाम को पहुंचेगा तो इस हवाले से भी क्लैरिटी ज़रूर मौजूद होगी, लेकिन जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, आया ये केस किस पॉइंट पर जाता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये मखसूस नशिस्तें वापस पीटीआई को मिल जाती हैं तो फिर यकीनन इसका पार्लियामेंट में और उसकी नंबर गेम में बड़ा असर पड़ेगा। क्या कुछ ये केस ला सकता है नतीजे के तौर पर इस हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन में रहते हुए पीटीआई के लिए भी, और खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पोजीशन क्या रह जाती है? जिस तरह आज के सवालात कई मरतबा जजेस की तरफ से रेस किए गए कि आया आवाम को भी मालूम होना चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है कौन सी जमात, और आया इसकी रिप्रेजेंटेशन माजी में कभी असेंबली में मौजूद रही है या फिर नहीं है? ऐसे बड़े सख्त किस्म के सवालों के का सामना करना पड़ा आज पीटीआई के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला को, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई खातिर खा जवाबात जमा कराए नहीं जा सके। इस पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ दो सीनियर कानून के माहिर मौजूद हैं, उनका चाहूँगी इस केस के हवाले से भी इन देखते भी रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ भी रहे हैं, लेकिन आज खास तौर पर इस केस के हवाले से हमने उनको इन्वाइट किया और ये जानना चाहेंगे कि आया वाकई ये केस क्या नतीजा तय कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, और इसके अलावा साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जुबैरी साहब, सर मैं आगाज़ आपसे करूंगी। सर ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे, लग रहा था कि पीटीआई या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो आप कहना चाहें, उनके जो वकला थे उनको बड़ा टफ टाइम सुप्रीम कोर्ट का बेंच दे रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है क्या मुतमईन कर सके हैं आज वकला अपने दलाइल में कोर्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सना। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता वो मुतमईन कर सके या नहीं, वो तो फैसला जब आएगा तो पता लगेगा कि वो मुतमईन कर चुके हैं या नहीं। नेचुरली कलम जजों के हाथ में होता है, फैसला उन्होंने लिखना है, वकील तो अपनी तरफ से कोशिश करता है। लेकिन आपने टफ टाइम तो दिया, लेकिन देखिए जजेस भी जो सवालात करते हैं वो इसी मकसद से करते हैं ताकि वो भी समझना चाह रहे होते हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या है। नेचुरली उनके दिमाग में भी चीज़ें होती हैं, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ जैसे आर्टिकल 51 और इलेक्शन लॉ के जो है उसका इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, तो उसको उनका देखना, उनका नेचुरली फैसला उन्होंने करना है, तो उन्होंने देखना और फैसला ऐसा करना है कि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला होता है कि उनको ये भी देख के करना है कि नेचुरली फैसला सब पे बाइंडिंग होगा और ये दूर रस इसके नताइज होंगे। लेकिन मैं देखिए जो मोस्ट इसमें मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी मुश्किल इस केस में है, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि क्या आया ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। देखिए बात ये हो रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके जो हामिद रज़ा साहब थे, साहबजादा साहब, उन्होंने इलेक्शन इंडिपेंडेंट क्या उन्होंने लिस्टें जमा कराई या नहीं। मेरा शुरू से मौक़िफ़ एक रहा है और मैं कहता रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी और पे कि मैं समझता हूँ कि देखें पीटीआई बज़ाते जमात ख़त्म नहीं हो गई थी। उनका जब उनसे बल्ले का सिंबल ले लिया गया था और तो उनकी वो, लेकिन उनके जो मेंबरान थे उन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। टिकट तो आपने इलेक्शन आपने इंडिपेंडेंट के उससे तो लड़ा ही नहीं, तो आपको अपनी जमात को शामिल हो जाना चाहिए, अपनी जमात बना के उसमें आ जाते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है उनके 2 साल से आइन को तोड़ता हुआ चला आ रहा है, उन्होंने आपकी बात माननी नहीं थी, उन्होंने आपको डिक्लेयर कर दिया, आप उसको चैलेंज करते। आई थिंक सलमान अकरम जाज़ साहब ने चैलेंज भी किया था लाहौर में, उसकी अपील भी शायद पटिशन भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे नहीं मालूम उसका क्या हुआ। लेकिन इनको मौक़िफ़ एक रखना चाहिए था। पहले वो मुस्लिम वहदत जमात के साथ ये लोग जाने लगे और फिर इनके साथ चले गए। तो अब ये देखना है, मेरा व्यू ये था कि मेरा व्यू है कि इनको चाहिए था, ये कहते हैं कि जी हम अपनी जमात पीटीआई जमात है, उस पे अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाते उसको चैलेंज करते कि क्या आया सिंबल लेने से हमारी जमात खत्म होगी, हम इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। हाँ, अगर कोर्ट मुड़ के कहता है इंडिपेंडेंट है तो फिर शायद बात बनती। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू इसका
جو بات ہوگی. دوسرا پہلو اب دیکھیے, اب مجھے نہیں پتا, میں نے آرگومنٹس نہیں سنے فیصل صدیقی صاحب کے اور سلمان اکرم راجہ کو. ان کا نیچرلی بات یہی پوچھ رہے ہیں جج صاحب کہ آپ خود تو آپ پہلے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ, الیکشن کمیشن نے بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا, تو کیا وہ صحیح فیصلہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط فیصلہ تھا ان کا الیکشن کمیشن کا. تو اب یہ اس پہ دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سیٹیں انہی کو ملنی ہیں, یہ اگر ان جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم ہے آرٹیکل 51 کے تحت کہ جس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گی یہ ریزرو سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی, وہ دوسری جماعت کو نہیں مل سکتی ان کے شیئر سے زیادہ. بالکل. تو یہ دو پہلو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنی اتحاد کونسل والا جو پوائنٹ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے خیال سے پی ٹی آئی نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. اچھا, میں واپس سر آپ کی طرف آتی ہوں. جدون صاحب, سر یہ بتائیے کہ اب زبیری صاحب نے بالکل درست کہا کہ پہلے ہم ایک جماعت کی طرف جانے لگے, اس کے بعد ہم نے کہا دوسری جماعت کی طرف جائیں گے. ایک کنفیوژن انٹرنلی خود پی ٹی آئی میں تو موجود تھا, پھر ایک کنفیوژن جس طرح آج کے ریمارکس آئے اس میں کہنا پڑا ججز کو کہ کچھ کنفیوژن پیدا بھی کیے گئے. جب بلے کا نشان لیا گیا اس کے بعد ایک بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بظاہر پیدا کیا گیا. اگر ایک جماعت کے پاس انتخابی نشان ہوتا تو شاید اتنا بڑا مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا. سر, آپ کے خیال میں اگر پی ٹی آئی سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو پھر ادارے یا الیکشن کمیشن جیسے انسٹیٹیوشن سے بھی تو کچھ غلطیاں ہوئی نا, جس کی وجہ سے آج ہم ایک بڑی کنفیوز فضا میں موجود ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی سیٹس کہاں ہونی چاہیے. آئین اس میں خاموش نظر آتا ہے, بظاہر کلیئرٹی موجود نہیں ہے چیزوں کے اوپر. بہت شکریہ. دیکھیں, اسی چیز کی تو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے. یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے, یہ پہلی دفعہ اس طرح کا کیس آ گیا کہ آیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ میرٹ بیسڈ ڈیسیژن نہیں کرتا. وہ تو ڈیفینیٹلی یہ والا الیکشن کمیشن نہیں ہے. جب بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں آیا کہ جو بالکل 100% میرٹ پہ فیصلہ کرے. کیونکہ ایک دیکھیں نا, جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک مائنڈ سیٹ جنہوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ حکومت میں کس کو لانا ہے, تو پھر اس حساب سے سارے عربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس کو بیک فٹ پہ رکھنا ہے, ان سیٹیں یہاں پہ کم کرنی ہے, ڈیلیمیٹیشن اس طرح کرنی ہے, کانسٹیٹیوئنسیز اس طرح بنانی ہے. ایک پورا گیم پلان ہوتا ہے ایک بندے کو پاور میں لانے کے لیے. جس طرح 2018 میں پی ٹی آئی کو لایا گیا, اب 2000 جو ابھی لبی الیکشن ہے 2023-24 میں, تو یہ ایک مطلب ہے شارٹ اسپین آف ٹائم میں یہ کام نہیں ہوتا. یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح ایک پارٹی کو آپ نے لانا ہے اور اس کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں. تو الیکشن کمیشن ان کام کا حصہ بنتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے بغیر تو آپ الیکشن جو ہے وہ کرا نہیں سکتے. اور جب الیکشن کمیشن ان کاموں کا حصہ بنتا ہے تو وہ آپ پھر میرٹ پہ ڈیسیژن نہیں دے سکتا. چلیں مان لیتے ہیں کہ سنی اتحاد کی سیٹیں نہیں بنتی, تو یہ پھر کس طرح ہوگا کہ آپ دوسری پارٹی کو ان کی وہ دے دیں کہ ایک بڑے سمپل چیز ہے نا کہ ایک اگر پولیٹیکل پارٹی نے 2 سیٹیں لی ہوئی ہیں تو اس کو آپ کو 2 ڈائریکٹ لی ہوئی ہیں اور 7 سیٹیں جو آپ ریزرو دے دیں. یہ کون سا کلیہ ہوگا, کون سی انٹرپریٹیشن ہوگی, اس کو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے. اگر یہ دے دیتے ہیں تو وہ تو پارلیمنٹ میں ایک مائنارٹی کو میجارٹی میں کنورٹ کر دیں گے اور جو ڈیموکریٹک پرنسپل ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ آپ دیکھیں, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ اور آگے بھی ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ جب بھی ایک مائنڈ سیٹ یہ فیصلہ کر لے گا کہ اے بی سی ڈی کو ہم نے پاور میں لانا ہے, تو اس کے لیے جو موڈس اپرنڈی استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے, الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, سیٹوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. یہ ڈی لمیٹیشن کے وقت کام شروع ہوتا ہے. جس وقت سیاستدانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جب ڈی لمیٹیشن ہو جاتی ہے کہتے ہیں اچھا یہ والا حلقہ ادھر لگ گیا ہے, یہ والا ادھر لگ گیا ہے. ان کو اتنا کنفیوز کیا جاتا ہے. اس الیکشن میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے پروسیس کے سٹارٹ ہی سارے کام شروع ہو گئے. آدھا حلقہ ادھر کاٹ دو, آدھا ادھر کاٹ دو, ادھر کر دو. تو وہاں سے الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ ٹینٹڈ ہو جاتا ہے, اور اس ٹینٹڈ پروسیس کے لیے پھر ایک پارٹی کو لایا جاتا ہے یا اس پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. آپ یہ یوں سمجھ لیں, اگر ڈائریکٹلی آپ کہتے نہیں لایا تھا تو اس فیسیلیٹیشن کے اندر الیکشن کمیشن کا 100% رول ہوتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے آج دیکھیں نا کتنی الیکشن پٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہوئی ہے آج تک پینڈنگ ہے, ان کا کوئی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے. تو اب 4-5 مہینے سے پچھلے سے پٹیشن الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہے. تو وہ ہمیں نہیں پتا کس طرح کا نظام چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ انٹرپریٹیشن جو ہے سپریم کورٹ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. چلیے سر, ہر مشکل چیز کے لیے ہم سپریم کورٹ کے اوپر تکیہ کر لیتے ہیں. میں جدون صاحب ٹیکنیکلی بنیادوں پہ ایک پارٹی کو مائنارٹی میں کنورٹ کر کے دوسری پارٹی کو میجارٹی دے رہے ہیں. سر میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ایک اور اہم ایشو سر, زبیری صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی سر کہ اسلام آباد کے جو مختلف حلقے تھے وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے وہ انہوں نے جیتنے کے دعوے کیے تھے. اب اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے 2 دیگر
ओपोनेंट्स हैं वो गए हुए हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स, उन्हीं में ही आपको जाना पड़ेगा। तो सर उन्होंने उसके ऊपर बाइसनेस का इल्ज़ाम लगाया था, नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया था। सर आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि पीटीआई ज़्यादा क्लेम करती रही है कि इलेक्शन कमीशन और इसके ट्रिब्यूनल्स वन साइडेड जो है वो स्टांस रखते हैं। अगर दूसरी तरफ के लोग भी यही बात कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की अपनी पोजीशन क्या है? और आपके ख्याल में क्या वाकई यही नेपोटिज्म ही वजह होगी इसकी? देखिए नहीं, ज़रा सा फ़र्क है सिचुएशन। मैं जदून साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम किया ही नहीं। वो तो सारे फ्रॉड का हिस्सा हैं। जितना हमारे मुल्क में फ्रॉड हुआ इलेक्शन का, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन वाले दिन, रिजल्ट के अनाउंसमेंट में सारा फ्रॉड उन्होंने किया, उनके कमिश्नर्स ने, सारे लोगों ने। तो सब के सब विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू था कि देखिए अंडर द लॉ, आपने देखा 2023 में कानून बदला। उन्होंने कहा कि अब ट्राइब्यूनल्स हेड करेंगे सिटिंग जजेस, उससे पहले रिटायर्ड जजेस का था। इसी पीडीएम हुकूमत ने उसको चेंज किया। लेकिन आप देखिए जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक इशू उठाया कि जी आप ठीक है, आप ट्राइब्यूनल आप बनाते हैं लेकिन जजेस हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, जज सिटिंग जज को देना है, तो आप हमने जो नाम दिए हैं आपको उनको नोटिफाई करना होगा। या कंसेंसस होता है, जो भी तरीका का होता है कि सिंध हर जगह, बाकी जगह इशू नहीं आया, पंजाब में आया क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी धांधली हुई है, सिंध में भी हुई, हर जगह हुई है। और फॉर्म 45 अब देखिए आज ट्राइब्यूनल्स सिंध में तो अभी तक वो जजेस ने सुनवाई नहीं की। हमने भी पटिशंस दाखिल की हुई है, सुनवाई नहीं। हम अपने फॉर्म 45 हमारे लोग यहाँ जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो लेके घूम रहे हैं, तो और फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे मुल्क में हम पे मुसल्लत की गई हुई है, क्योंकि फॉर्म 45 ही दिखा दें ला के तीनों पार्टीज, उससे क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन रिजल्ट क्या था और फॉर्म 47 क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन तो इशू है कि आपने फिर एक और वेरीफाइड चीज़ की जो आज हाई कोर्ट ने भी बात की उसकी, कि आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने एक ऑर्डिनेंस ले आए, पार्लियामेंट के लॉ को बनाए हुए लॉ को एक ऑर्डिनेंस से चेंज कर दिया और कहा कि रिटायर्ड जजेस, और इस्लामाबाद के लिए एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल। तो अब देखिए, अब वो एक जज साहब हैं जस्टिस जहांगीरी, उन पे क्या बायसनेस है, क्योंकि उनको मालूम है कि हाई कोर्ट में इंसाफ से वालों तीनों सीटें पीटीआई ने जीती हुई हैं, दो तो उसमें हमारे दोस्त हैं, वकील हैं हमारे, इनके भी कोलीग हैं, जदून साहब के हमारे भी वो दोस्त हैं, तो वो जीते हुए लोग हैं क्योंकि वो 47 के होते। आज देखिए उनमें से एक साहब ने इतनी बदतमीजी भी की और जज पे ऐसे इल्जाम लगाया जिनको कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू हुआ है। और आई होप कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर हतमी उनको कंटेम्प्ट अगर उन्होंने की है तो उसकी सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल ठीक सर, वक्त थोड़ा सा कम है जुबैरी साहब, मैं माजरत आपकी बात काटूंगी। जदून साहब सर, आप इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कि जिस तरीके से रिटायर्ड जजेस को शामिल किया गया, वैसे तो नैब के हवाले से भी अमेंडमेंट आई थी इसी तरीके से, ऑर्डिनेंस के हवाले से, लेकिन क्या हुकूमत भी इस तरीके से अपनी चालाकी से इन जजेस को तैनात करके और सवालात उठाना चाह रही है इलेक्शन कमीशन और इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, या फिर उनकी नीयत में कोई शक नहीं करना चाहिए? नीयत देखें ना आप, नीयत का मतलब होता है कि आप जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये प्राइमा फेशियाई चीज़ें होती हैं, उनको देखना पड़ता है। जब एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो पहले अपॉइंट हुए वो भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी से हुए हैं, तो जब उनको पता ही चला है कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला किसी मेरिट पे या जो पीटीआई के लोग जीते हुए हैं शायद उनकी फेवर में ना कर दे, तो आप उस सिस्टम को, उस कोर्स ऑफ लॉ है उसको ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए कि आप ऑडियंस ले आते हैं जी कि रिटायर्ड जज जो है, अब जो हाजिर सर्विस जज हैं वो कितने मतलब प्रेशर पे होते हैं, इनको इन्फ्लुएंस होता है। तो रिटायर्ड जज तो ये ऑलवेज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो अगर आपने नौकरी करवानी है किसी बंदे से तो फिर उस नौकरी का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से फैसले भी करवा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मैं ये नहीं कहता कि जो रिटायर्ड जज होगा तो वो 100% फैसला जो है वो किसी पार्टी के, देखे ना एक जज अगर सिर्फ एक केस को डिले कर दे तो काम तो सारा खत्म हो गया ना। अब एक इलेक्शन जो पिटीशन है उसका फैसला 6 महीने में होना है, तो अगर जो रिटायर्ड जज है वो किसी तरीके से 2-3 साल गुजार देता है तो बस इनका काम तो पूरा हो गया, इनका मकसद पूरा हो गया है कि एक अगर MNA जो है जो भी एविडेंस हो गया हम उस पर कोई डायरेक्ट अपनी वो नहीं दे सकते राय के आया वो जीता हुआ या हारा हुआ है। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि वो हारा हुआ था, उसे 3 साल असेंबली के अंदर गुजार लिए हैं, तो उसका तो काम पूरा हो गया है। जो जीता हुआ उसके पास तो या तो साल रह जाएगा या 2-4 महीने रह जाएंगे। यहाँ पे तो असेंबली कम ही 5 साल आपने पूरे कर दिए। तो इस वजह से जो रिटायर्ड जज हैं उनका ये मतलब है जो पीछे नजर आता ही है कि वो आएंगे तो ये हो सकता है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो पिटीशन है उनको बेसिकली वो सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। रिटायर्ड जजेस के हवाले से ये ऑप्शन जरूर मौजूद होता है कि बिल्कुल आगे अभी 6 महीने का इलेक्शन एक्ट में 6 महीने का टाइम दिया गया जी कि इलेक्शन जो एक्ट है उसमें विदिन 6 मंथ जो है इलेक्शन डिस्प्यूट की जो पिटीशन आती है आपने उसको फाइनलाइज करना है या डिस्पोज ऑफ करना है। अब 4
4.5 महीने गुजर चुके हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, अभी जून का महीना खत्म होने वाला है, तो आप तो मतलब है उस लॉ के मुताबिक पिटिशन का फैसला ही नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सही। ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ये हमेशा जो कमजोर केस होता है जिनका, वो उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब और जहांगीर जदून साहब, बड़े मुफस्सिल दोनों सीनियर वकला ने आज के इस केस के हवाले से अपनी राय भी दी है। कहाँ कहाँ गलती खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई और कहाँ कहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कोताही की, कितने सवालात खुद हुकूमत के मुख्तलिफ अहकामात और एक्शंस के ऊपर उठते हैं, इसके ऊपर भी भरपूर रोशनी डाली। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद बात करने जा रहे हैं हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो नाराज़ ज़रूर है लेकिन खबरें ये हैं कि वो बजट के हवाले से एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के हक़ में वोट देने जा रही है। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के दरीना इत्तेहादी होने का वादा आज फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निभाने जा रही है। लेकिन किन नुकात और किन शराइत के ऊपर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून और उसके लिए पेश किया जाने वाला बजट और उसमें खास तौर पर उसके इत्तेहादियों की राय और हमांगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रास्ते जुदा नहीं कर सकी है, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ दिनों पहले कर रही थी, उस एग्रीमेंट में बुनियादी नुकात के ऊपर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस तरह सरफ नज़र किया गया, उससे खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलाजारी हुई। लेकिन मामलात अब इस हद तक पहुँच चुके हैं कि बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर हुकूमत को सपोर्ट करने जा रही है। क्या स्ट्रैटेजी होगी खास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर भी, और इन दोनों जमातों के साथ चलने के हवाले से क्या कुछ प्लान में मुतवक्के हो सकता है, इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा भी हैं, सदर वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, दौरान सफ़र सर आप हमें वक्त दे रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी ने कुछ दिनों पहले बड़ा क्लियर अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी रिजर्वेशन, अपने तमाम तर मसाइल सामने रखे, जो वादे वफा नहीं हुए वो भी सामने रखे, लेकिन क्या वाकई मुस्लिम लीग नून मुतमईन कर सकी है पीपल्स पार्टी को, या फिर बोझल दिल के साथ आप लोग बजट को अप्रूव करने जा रहे हैं हुकूमत के? देखिए, ये जमहूरियत के अंदर होता है जी। जब इत्तेहादी हुकूमतें हों और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ वो सफ़र तय करना होता है, और जो दूसरे हैं उन्होंने अपना, तो उसमें इख्तिलाफात होते हैं और इख्तिलाफात होने चाहिए। बजट जैसा जो अहम डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर इख्तिलाफ नहीं होगा फिर कहाँ पे होगा। पीपल्स पार्टी को यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिससे हुकूमत को आगाह किया, हुकूमत की तरफ से मुस्बत उसका जवाब मिला, और हम ये मुस्बत पेशरफ्त है। इंशाअल्लाह ताला एक आधे दिन में आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो मामलात रिज़ॉल्व होंगे, और एक अच्छे अंदाज और एक अच्छे माहौल के अंदर बजट जो है वो पास होगा। वो तो दुरुस्त है सर आपकी बात, लेकिन सर कहने वाले ये भी कह रहे थे कि एक कोई एग्रीमेंट था जो पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान हुआ था जब आप लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाई। सर उस एग्रीमेंट में क्या ऐसे कुछ नुकात थे जिनके ऊपर जो वादा किया गया वो अमल दरामद नहीं हो सका? क्या ऐसी भी कोई बात माजी में मौजूद थी? देखिए, यकीनन जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं तो वो चंद नकात पे ही वो बेस्ड कर रही होती हैं, खड़ी होती हैं। तो वो रिटन एग्रीमेंट की सूरत में भी हो सकता है, वो ज़बानी भी हो सकता है। तो उसमें जो हमारे साथ उनका तय था, वो उस पे अमल दरामद की पीपल्स पार्टी बात करती है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गैर आईनी चीजें हैं। उसमें जो आइन के मुताबिक है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बनता है, जिस तरह बजट की तैयारी के मामलात हैं, इसमें हमारी मशावरत जरूरी है। जिस तरह गंदम स्कैंडल था, उस पे पीपल्स पार्टी एक मौकफ रखती है। पीपल्स पार्टी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, उस पे वो अपना एक नुक्ता नजर रखती है। अब उसमें तो चीजें जो हैं वो इस तरह नहीं कि वो फर्दन बताई जा सके, लेकिन एक आधे दिन में इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगा जी मामला। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुर्तज़ा साहब, सर ये भी फरमा दीजिएगा कि आज जिस तरह कादिर गिलानी साहब ने गुफ्तगू की, खुलकर बड़े नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत भी हमारी वजह से ही कायम है, हम कब तक तख्ते लाहौर का रुख करते रहेंगे। अपने जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था जनूबी पंजाब के लिए, उसको भी नून लीग ने बंद कर दिया। सर ये भी तो एक दरीना मसला था ना, जो कि चाहती थी पीपल्स पार्टी के इस सूबे को अनाउंस किया जाए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि क्रेडिट आप ले लेना है इस सूबे को बनाने का। इससे बैकआउट क्यों कर गई सर नून लीग? इसके लिए पीपल्स पार्टी क्या कर रही है?
دیکھیں یہ چیزیں چل رہی ہیں نا، سے آپ ایک ایک چیز کو نہیں ڈسکس کر سکتے یا ایک ایک چیز کا نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز آج یہ بھی ہے جی، یہ بھی ہے. تو وہ جس طرح یہ ساری چیزیں فائنل ہوں گی تو وہ ہماری قیادتیں بیٹھ کے اس پہ یقیناً پریس کانفرنس کریں گی، پریس ریلیز جاری ہوں گے، تو اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ بتائی جا سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ. سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پارٹی کے رہنما بھی ہیں، وسطی پنجاب کے صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ریزرویشنز کے ساتھ حکومت کے ساتھ تو کھڑی ہے، لیکن یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ ان کی ناراضگی اپنی جگہ بدستور موجود ہے. ایک طرف یہ محاذ بھی درپیش ہے کہ کچھ زرعی پالیسیز اور بجٹ کے اوپر تحفظات ہیں، لیکن ایک درینہ مسئلہ جنوبی پنجاب کو نئے صوبے کو اناؤنس کرنے کے حوالے سے تحفظات کی صورت میں بھی موجود ہے، جس کی آج ہم نے بظاہر بڑی کلیئر تصویر قادر گیلانی صاحب کی گفتگو میں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر تھی دیکھی. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد سوات میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون اور اس کے لیے پیش کیا جانے والا بجٹ اور اس میں خاص طور پر اس کے اتحادیوں کی رائے اور ہم آہنگی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی راستے جدا نہیں کر سکی ہے، لیکن اپنے تحفظات اپنی جگہ پر بدستور موجود ہیں. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میوچل ایگریمنٹ کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کچھ دنوں پہلے کر رہی تھی، اس ایگریمنٹ میں بنیادی نکات کے اوپر مسلم لیگ نون کی طرف سے جس طرح صرف نظر کیا گیا، اس سے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی دل آزاری ہوئی. لیکن معاملات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر حکومت کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے. کیا اسٹریٹجی ہوگی خاص طور پر پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور ان دونوں جماعتوں کے ساتھ چلنے کے حوالے سے کیا کچھ پلان میں متوقع ہو سکتا ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز سینئر رہنما بھی ہیں، صدر وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. دوران سفر سر آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ دنوں پہلے بڑا کلیئر اپنی آبزرویشن، اپنی ریزرویشن، اپنے تمام تر مسائل سامنے رکھے، جو وعدے وفا نہیں ہوئے وہ بھی سامنے رکھے. لیکن کیا واقعی مسلم لیگ نون مطمئن کر سکی ہے پیپلز پارٹی کو، یا پھر بوجھل دل کے ساتھ آپ لوگ بجٹ کو اپروو کرنے جا رہے ہیں حکومت کے؟ دیکھیں یہ جمہوریت کے اندر ہوتا ہے جی، جب اتحادی حکومتیں ہوں اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ وہ سفر طے کرنا ہوتا ہے، اور جو دوسرے ہیں انہوں نے اپنا، تو اس میں اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافات ہونے چاہیے. بجٹ جیسا جو اہم ڈاکومنٹ ہے اس پہ اگر اختلاف نہیں ہوگا پھر کہاں پہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو یقیناً تحفظات تھے جس سے حکومت کو آگاہ کیا، حکومت کی طرف سے مثبت اس کا جواب ملا، اور ہم یہ مثبت پیش رفت ہے. انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ معاملات ریزالو ہوں گے اور ایک اچھے انداز اور ایک اچھے ماحول کے اندر بجٹ جو ہے وہ پاس ہوگا. وہ تو درست ہے سر آپ کی بات، لیکن سر کہنے والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی اگریمنٹ تھا جو پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان ہوا تھا جب آپ لوگوں نے مل کر حکومت بنائی. سر اس اگریمنٹ میں کیا ایسے کچھ نکات تھے جن کے اوپر جو وعدہ کیا گیا وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ کیا ایسی بھی کوئی بات ماضی میں موجود تھی؟ دیکھیں یقیناً جب اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ چند نکات پہ ہی وہ بیسڈ کر رہی ہوتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں. تو وہ ریٹن ایگریمنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہمارے ساتھ ان کا طے تھا وہ اس پہ عمل درآمد کی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر آئینی چیزیں ہیں. اس میں جو آئین کے مطابق ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنتا ہے، جس طرح بجٹ کی تیاری کے معاملات ہیں اس میں ہماری مشاورت ضروری ہے. جس طرح گندم سکینڈل تھا اس پہ پیپلز پارٹی ایک موقف رکھتی ہے. پیپلز پارٹی جو ایگریکلچر پالیسی ہے اس پہ وہ اپنا ایک نقطہ نظر رکھتی ہے. اب اس میں تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں کہ وہ فردن بتائی جا سکے، لیکن ایک آدھے دن میں انشاءاللہ تعالی وہ کلیئر ہو جائے گا جی معاملہ.
बिल्कुल ठीक। अच्छा मुर्तज़ा साहब, सर ये भी फरमा दीजिएगा कि आज जिस तरह कादिर गिलानी साहब ने गुफ्तगू की, खुलकर बड़े नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत भी हमारी वजह से ही कायम है, हम कब तक तख्ते लाहौर का रुख करते रहेंगे। अपने जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था जनूबी पंजाब के लिए, उसको भी नून लीग ने बंद कर दिया। सर ये भी तो एक दरीना मसला था ना, जो कि चाहती थी पीपल्स पार्टी के इस सूबे को अनाउंस किया जाए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि क्रेडिट आप ले लेना है इस सूबे को बनाने का। इससे बैकआउट क्यों कर गई सर नून लीग? इसके लिए पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? देखिए, ये चीजें चल रही हैं ना, सर आप एक एक चीज को नहीं डिस्कस कर सकते या एक एक चीज का नहीं कह सकते कि एक चीज आज ये भी है जी, ये भी है। तो वो जिस तरह ये सारी चीजें फाइनल होंगी, तो वो हमारी क़यादतें बैठ के उस पे यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, प्रेस रिलीज जारी होंगे, तो उसमें एक एक चीज जो है वो बताई जा सकती है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी हैं, वस्ती पंजाब के सदर भी हैं पीपल्स पार्टी के। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ रिजर्वेशंस के साथ हुकूमत के साथ तो खड़ी है, लेकिन ये भी वाज़ेह कर रही है कि उनकी नाराज़गी अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है। एक तरफ ये महाज भी दरपेश है कि कुछ ज़रूरी पॉलिसीज़ और बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन एक दरीना मसला जनूबी पंजाब को नए सूबे को अनाउंस करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में भी मौजूद है, जिसकी आज हमने बज़ाहिर बड़ी क्लियर तस्वीर कादिर गिलानी साहब की गुफ्तगू में, जो कि पार्लियामेंट के अंदर थी, देखी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। माशरे में इस्लाह की ज़रूरत उस वक्त होती है जब कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है कि माशरे की तरबियत की जा सके, लेकिन जब माशरा उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ पर इस्लाह क्या तरबियत क्या, सबसे बड़ी बात ये कि तालीम का फुकदान हो, विजन का फुकदान हो। खुद जो हमारे सियासी कायदीन हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो बज़ाहिर कौम के रहनुमा नज़र आते हैं, अगर उनमें भी इन तमाम चीज़ों का फुकदान हो तो बड़ा मुश्किल होता है। वो कौम नहीं रहती बल्कि एक हुजूम बन जाती है। हर साल कई ऐसे वाक़यात होते हैं जिससे पाकिस्तान का सर शर्मनाक तरीके से झुक जाता है। ऐसा ही एक वाक़या कुछ रोज़ पहले सवात के इलाके मदियान में पेश आया, जहाँ पर एक शख्स को कहा यह गया कि न सिर्फ ये कि देखा जाए तो जिस तरीके से उसके साथ जो रवैया अपनाया गया, जिस तरीके से उसके साथ सलूक किया गया, जो भी चाहे उसकी वजह रही हो, तौहीन मज़हब की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह उसको ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई और उसको मार दिया गया, उससे सवाल ये उठता है कि क्या माशरे में कानून को हाथ लेने की इजाज़त होती है, और ख़ास तौर पर हमारे रहनुमा क्या कौम की सही अंदाज में तरबियत करें। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स इस किस्म के वाक़े की कभी भी पजीराई नहीं करेगा, और यही वजह है कि इस वाक़े के फौरी बाद न सिर्फ ही कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल राग़िब नईमी साहब, बल्कि इसके अलावा दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर उलमा की तरफ से ख़ास तौर पर इस वाक़े को कंडेम किया गया। लेकिन माशरती वजह क्या है कि इन वाक़यात का सदेबाब और रोकथाम मुमकिन नहीं हो सकी है। इसी के ऊपर बात करने के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का मनफी इमेज वसाइल और ख़ास तौर पर इस वाक़यात से किस हद तक उभरता है, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुफ्ती राग़िब नईमी साहब। नईमी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन आपने जिस तरह खुलकर इसकी मजम्मत की, बाकी शोबों से भी ये तवक्को की जा रही थी कि इस पर बात की जाएगी। सर पहली बात तो ये है कि कंडेम तो हम सब कर देते हैं, लेकिन वजह क्या है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो पाती है सही मायनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे हो। देखिए, सवात, उससे पहले सरगोदा, उससे पहले जड़ावाला और उससे पहले सियालकोट, वाक़यात का एक तसलसल है, एक सीरीज़ हमें नज़र आती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक कदर मुश्तरक है, और वो है कुरान करीम के औराक का जलाया जाना, या फिर यूँ कह लीजिए कि मुक़द्दस सफ़ात के हवाले से जलाए जाने का इल्ज़ाम लगना। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कुरान करीम के बोसीदा और मुक़द्दस औराक का डिस्पोज़ ऑफ कैसे करना है, और इसके बारे में शरीयत और कानून क्या कहता है। ठीक, शरीयत में हमें एक से ज़्यादा तरीक़ेकार हाय मिलते हैं जिसमें हम कुरान करीम के बोसीदा औराक को डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं, जिसमें आज के ज़माने में सबसे अहम तरीका है कुरान करीम को ज़मीन में दफन कर दिया जाए, गारों में जाके उसको महफूज कर दिया जाए, या फिर उसका पलब तैयार करके उससे दोबारा कागज़ तैयार किया जाए। कुरान करीम को जलाया जाना, इसके बोसीदा औराक हों या उसके अमूमी औराक हों, वो मुआशरे में इंतशार का बाइस बनता है और इससे फसादात जन्म लेते हैं। इसलिए
आमत उन्नास को इस अमर बारे एहतियात करना होगी कि कहीं पर भी कुरान करीम के औराक को बाकी औराक की तरह ट्रीट ना किया जाए और उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के वो तरीके इख्तियार किए जाएँ जिससे मुआशरे में फसाद ना फैले। अगर कोई मुसलमान एहानत के तौर पे डिसऑनर करते हुए कुरान करीम के औराक को या फिर मुसहफ़ को जलाता है तो उसका ये अमल दायरे कुफर में ले जाएगा उसे, और उसके साथ साथ कानून उसे सज़ा देता है उम्र कैद की। शरीयत भी इसके साथ अलाइन है और कहीं पर हमें ये बात नज़र नहीं आती कि इसके अलावा कोई और सज़ा हो। ये ताज़ीरी सज़ा है और ताज़ीरी सज़ा रियासत अपने तरीक़ेकार और अपने नज़म को देखते हुए मुकर्रर करती है। तो सबसे पहली बात तो ये हमें आमत उन्नास को बताने की है कि अगर कुरान करीम के औराक के साथ इस किस्म का मामला एहानत के तौर पे पेश आ जाए तो फिर उस शख्स को जलाया नहीं जाएगा, उस शख्स की सज़ा उम्र कैद की है जो कि रियासत ने ड्यू प्रोसेस के बाद मुकम्मल करना है। बिल्कुल ठीक। दूसरी सूरत यह है कि कुरान करीम को किसी ने गलती से आम कागज़ जला रहा था, उसमें 2-4 कागज़ कुरान करीम के भी शामिल हो गए और मिस्टेकनली ये सारा मामला हुआ, तो इसमें वो इस बात पे नादम भी हो कि जनाब मेरा तो इरादा कुरान करीम के औराक को जलाने का नहीं था, ये गलती से हो गया है, और उसके पूरे मामले की छानबीन करते हुए उसे मुआफ़ किया जा सकता है। अगर गैर मुस्लिम की तरफ से कुरान करीम के मुक़द्दस औराक को जलाने की डिसऑनर एक्टिविटी होती है जो कि कुरान करीम को डिसऑनर कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका ये फ़ेल शनी हमारे कानून के मुताबिक उसके लिए उम्र कैद की सज़ा रखता है। ये थी सज़ाएँ जो कि शरीयत के मुताबिक अलाइन हैं लोगों को। जी नईमी साहब, माजरत आपकी बात काट रही, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। लेकिन सर आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि क्या क्या सज़ा मौजूद है, लेकिन सर इसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि किसी भी शख्स को अगर वो गलती दानिस्ता या गैर दानिस्ता करता है उसको सज़ा देने का इख्तियार आम अफराद को है। आपकी बातों से मैं समझी हूँ कि अदालतें या कानून इसकी इजाज़त देता है कि सज़ा कैसे देनी है, लेकिन अगर लोग खुद ही ये लाइन क्रॉस कर कर सज़ा देने पहुँच जाएँ तो आपके ख्याल में क्या वो लोग भी दुरुस्त अमल करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं? अच्छा, देखिए ये बात मैंने इसलिए बयान की है ताकि लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि कुरान करीम के औराक को जलाने की सज़ा कत्तन जलाया जाना या कत्ल करना नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये बात लोग क्लियर कर लेना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या मावराए अदालत इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी मॉब, फ़र्द वाहिद, चंद अफराद का ग्रोह या एक कसीर अफराद पे मुश्तमिल ग्रोह ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसमें किसी किस्म का कोई हुज्जत नहीं है, हमारे पास इफ़ एंड बट नहीं है कि हम इसको इंडोर्स कर सके। हम यही कहेंगे किसी भी तौर पे किसी भी फ़र्द वाहिद को, ग्रोह को या मॉब को इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वो किसी भी इस तरह के मजहबी हसासियत वाले जुर्म के बारे में मुतय्यन मुल्ज़िम के साथ इस किस्म का सलूक करे, उसे मारे, उसके पर तशद्दुद करे, उसको उसकी जान के दर पे हो जाए, और जिस तरह हमने देखा श्रीलंकन के साथ किया या जो सरगोदा में हुआ कि उसको जला दिया गया है, तो ये किसी भी तौर पे रवा नहीं है। और जो जलाने का अमल है ये तो अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफ़त है जो कि जहन्नुम के साथ उन लोगों के लिए ख़ास है जो कि अल्लाह ताला की डिसओबे करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं। ये किसी भी फ़र्द वाहिद के लिए, मॉब के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुझे नईमी साहब आखिर में बस ये फरमा दीजिएगा कि आपके ख्याल में इस किस्म के, जी माज़रत आपकी बात काट रही हूँ एक मरतबा फिर, मुझे ये फरमाइएगा कि इसकी मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र ने मज़म्मत ज़रूर की है, लेकिन आपके ख्याल में रियासत को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो वाक़यात हैं ख़ास तौर पर जब दूसरे ममालिक के लोगों के साथ या दूसरे मज़हब के लोगों के साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। इस मसले के ऊपर कोई कमेंट करना, डिफेंड करना या इसके बारे में कोई राय देना, जो हुकूमत है हमारी, आपके ख्याल में इस पर कितना स्ट्रिक्टली इस गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए या किसी भी हुकूमत को एक्ट करना चाहिए कि ये वाक़यात मुकम्मल ख़त्म हो सके? देखिए
इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। जितने भी अफराद इस तरह के मामलात और वाक़यात के अंदर शरीक मुलजिम हैं और जिनके हाथों से किसी भी फ़र्द को नुकसान पहुंचा है और वो जान से चला गया, उन तमाम अफराद को मंजर आम पे लाया जाना चाहिए। उनका ट्रायल स्पीडी होना चाहिए और उनको दी जाने वाली सज़ा मुश्तहर होनी चाहिए। अखबारात में, चैनल्स के ऊपर उसका ज़िक्र होना चाहिए, और ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि इंसानी जान कितनी वक़्त रखती है, उसकी कितनी कीमत है, और इस्लाम किस तरह इंसानी जान को महफूज करने की और उसके तहफ़्फ़ुज़ करने की बात करता है। और जो कोई उसे ज़ाया करने की कोशिश करता है तो फिर उसके हवाले से भी इस्लाम उतना ही सख्त रद्द अमल का इजहार करता है। तो हमें मैसिव लेवल के ऊपर मुख्तलिफ़ गैर हुकूमती इदारों को आगे आना चाहिए, उलमा को आगे आना चाहिए, और सोशल वर्कर्स को आगे आना चाहिए, और ख़ुद हुकूमत को आगे आना चाहिए कि वो मैसिव लेवल के ऊपर ये लोगों में इश्तिहारी मुहिम चलाए, जिसके ज़रिए से लोगों की हम जहन साजी और तरबियत कर सकें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए मुफ्ती राग़िब नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रिया। यकीनन सवात का ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक है जो कि मदियन में पेश आया। तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर जिस तरह एक शख्स को निकाल कर, ख़ास तौर पर जेल से निकाल कर जिस तरह मार पीट कर ज़िंदा जलाया गया, बड़ा अफसोसनाक अमर है। यकीनन ये मामला कानून के, आइन के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि मुल्क का कानून क्या कहता है। कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी भी शहरी को किसी दूसरे शहरी के ख़िलाफ़ नहीं मिलती है, लेकिन हुकूमत के लिए इस वक्त फौरी तौर पर ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात का सद्दबाब मुमकिन किया जा सके। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।